तो हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ आवर इंडियन इकोनॉमी सीरीज और इस सीरीज के अंदर हम रमेश सिंह सर की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी पे उसको कंप्लीट कवर कर रहे हैं। लेटेस्ट एडिशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो आपकी बुक है इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। और इस बुक को हम पूरा यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इसकी जो क्लासेस हैं ये आपकी डेली बेसिस पे हो रही है ना। डेली बेसिस पे ये क्लास आपकी यूट्यूब पे इसी टाइम पे रहती है, 10 साढ़े 10 के आसपास हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग। सॉरी टू कीप यू वेटिंग गाइज, है ना। अभी टाइम का थोड़ा सा ये इशू है। विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस इशू एज वेल। इसके अलावा जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो इस लिंक पे आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सीरीज है जो हमने ली है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं इकोनॉमी के अंदर उनको हमने कवर किया है। मेक श्योर कि आप उसे देख लें तो आपको पूरा एक अंदाज़ा लग जाएगा प्रीलिम्स में कैसे इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमें पढ़ना है या हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन होते भी हैं या नहीं होते। चलिए, जहाँ तक आज की बात है, आज वाला जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर किए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहा है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम नेशनल इनकम को डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, उसके अंदर हम जीडीपी को लेंगे, ठीक है ना। जीडीपी है, जीएनपी है, हाउ दिस जीएनपी इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है, वेरियस काइंड ऑफ जीडीपीज एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। रिवाइज्ड मेथड जो है इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सीएसओ जो है उस टाइम पे सीएसओ था, अब एनएसओ हो गया। 2015 में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है उसमें कुछ चेंजेस किए थे, है ना, उसमें कुछ चेंजेस किए थे, उनको भी यहाँ पे देखेंगे। आपको याद होगा, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर मेंस है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया था इन्होंने। फैक्चुअल है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया था कि क्या चेंज किया है जीडीपी कैलकुलेशन में, नए मेथड में क्या क्या नए चेंजेस हैं। सो दिस इज द थिंग। चलिए स्टार्ट आगे करेंगे। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी आपको फैसिलिटी देता है कि घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब वो कंपल्शन नहीं है कि आपको बड़ी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा या लाखों रुपए खर्चा करके ही आपकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन लिंक आपके टेलीग्राम पे भी रहते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो 18 तारीख से स्टार्ट है। इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको ये जो सेशन हम पढ़ रहे हैं इस सेशन के PDF और जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, फ्री क्लासेस, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वट एवर इट इज, मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम। टेलीग्राम पे डाल के उसको सर्च कर लेना। नेशनल इनकम पे चर्चा करते हैं। नेशनल इनकम जरूरी क्यों है ना, इसकी कैलकुलेशन जरूरी क्यों है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, हमारे खुद के या फिर हाउस होल्ड लेवल पे देखें, तो हमें अपने घर की इनकम पता होनी चाहिए, है ना, कि इनकम कितनी है घर के अंदर। उस हिसाब से हम अपना पूरा प्लान करते हैं, कहाँ पे खर्चा करना है, कितना सेव करना है, किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें जब हम एक इंडिविजुअल बेसिस पे, हाउस होल्ड बेसिस पे करते हैं, तो कंट्री के लिए तो डेफिनेटली हमें इनकम का अंदाजा होना चाहिए ना। इनकम जो है, अगर इनकम का आपको एस्टिमेशन नहीं लगेगा तो फिर आप कैसे कंपैरिजन करोगे कौन सा देश आगे प्रोग्रेस कर रहा है, किसने अच्छा किया नहीं किया। हाउ डू यू सपोज टू कंपेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखेंगे जीडीपी जो है, जीडीपी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। हर जगह पे जीडीपी देखने को मिलता है और जीडीपी इज वन ऑफ द मेजर ऑफ दिस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो, काफी सारे मेजर्स यूज हो रहे हैं जिसमें जीडीपी भी है, जीएनपी भी है, एक टर्म हम यूज करते हैं नेशनल इनकम, ये भी है। तो ये अलग अलग टर्म्स क्या हैं, कैसे इनका कैलकुलेशन होता है, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड सवाल भी आपके पास में होते हैं, ठीक है ना। अब मेंस में भी इन्होंने पूछ लिया है। ये क्या आपका बफर कर रहा है क्या? बिल्कुल दीपक, 12th पास स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि आपने जो एनसीईआरटी बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ी हैं। बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, आपने अपनी स्कूलिंग पूरी की है, कॉलेज के अंदर आप आ गए हो, कहने का मतलब है कॉलेज पूरा किया है या कॉलेज में आ गए हो, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस कोर्स। बट मेक श्योर कि आप शुरू से इसको देखें। ऑलरेडी 2 क्लास हो गई हैं, शुरू से इसको देखना, सारी चीज़ें समझ आएंगी। और बिल्कुल छोटी छोटी जो चीज़ हैं वो सब यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये भी मैंने बताया
कहने का मतलब है बिल्कुल फंडामेंटल या फाउंडेशन जो कोर्स है उस तरह से ये आपका काम करेगा। इनकम प्रोग्रेस का इंडिकेटर है, ठीक है ना। काफी सारे इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए गए। फिर जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट आया, ये यहाँ पे नोबेल लॉरिएट थे, फाइन, यूएस के इकोनॉमिस्ट रहे, नोबेल लॉरिएट भी रहे, साइमन कुजनेट, इन्होंने ये जो है कॉन्सेप्ट दिया। कुजनेट ने यहाँ पे जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया 1934 में, और उसके बाद से जीडीपी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया, फाइन। तो ये वन ऑफ द इंडिकेटर है नेशनल इनकम को अकाउंट करने का, कि कैसे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की जाती है। जैसे होता है ना कि आपको अपना वेट करना है, पता कैसे चलेगा कितना किलो है, तो आपने वेरियस काइंड ऑफ इंडिकेटर बना दिया, चाहे केजी के अंदर होगा, ये पाउंड के अंदर होगा, तो आपको पता चल रहा है क्या वेट है। तो इसी तरह से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के लिए, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए, नेशनल इनकम मतलब देश की जो इनकम है उसके एस्टिमेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर यूज किए जाए, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका जीडीपी, ठीक है, जीडीपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फिर एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे हैं। देखिए यहाँ पे जो नाम आया कुजनेट्स, तो एक कुजनेट कर्व भी होता है, और उसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडिशन आप कर लीजिए, हालांकि ये उस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखिए। कुजनेट ने एक कर्व दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है ना, देशों की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो शुरू में तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, बाद में कम होती है। इस पे हम आएंगे, एक बार हम ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको ये बता दूं। तो जीडीपी की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड है ना, ये इंडिकेटर है, और ये इकोनॉमी के कंपैरिजन में भी यूज होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना से छोटी है, इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से कितनी बड़ी है, यूएसए से कितनी बड़ी है। सो वी आर डूइंग दिस कंपैरिजन। हाउ डू वी सपोज टू डू दिस कंपैरिजन? विद द हेल्प ऑफ दिस जीडीपी। जीडीपी ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से भी, या फिर आप देखते हो न्यूज के अंदर आता है कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है ना, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ गई, ग्रोथ रेट कम हो गई। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट इट इज? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी। जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, फाइन। जैसे जीडीपी जो है पिछले साल 100 था, 100 था जीडीपी, इस साल आपका जीडीपी 107 हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाँ 7% की ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ रेट का हम बात कर रहे हैं वो जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। अब ये जीडीपी है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर इसको समझा जाए, जीडीपी क्या है? जीडीपी है आपकी जो भी फाइनल आउटपुट है ना, जो भी इकोनॉमी के अंदर फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट है, उस आउटपुट की आप क्या कर रहे हो? मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू है उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट दिस जीडीपी। So GDP is what? The value of the all final goods and services produced within the boundary of the nation during 1 year period. अब इसके अंदर काफी सारी टर्म्स हैं, एक एक टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैं एक और एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। और ये मैगी वाला एग्जांपल हमेशा हम लेते हैं क्लास में। कुछ बच्चे तो बोर भी हो गए, सर मैगी के अलावा चेंज करो, है ना। बट दिस एग्जाम्पल इज डूइंग फाइन, बच्चों को समझ आ जाता है। जीडीपी क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है, कोई एक ऐसी इकोनॉमी है, दिस ए इकोनॉमी इज देयर, जिसका जो फाइनल प्रोडक्शन है वो उस इकोनॉमी में केवल और केवल क्या बन रहा है? केवल मैगी बनाता है, वहां पे केवल मैगी का प्रोडक्शन होता है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे मैगी बन रहा है, और मैगी के 10 पैकेट बनते हैं। कितने बनते हैं? 10 पैकेट्स बनते हैं। तो ये 10 मैगी के जो पैकेट हैं, ये क्या हो गया? उस इकोनॉमी का फाइनल प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फाइनल प्रोडक्शन हो गया। और अगर हम इसकी वैल्यू कंसीडर करें, मार्केट वैल्यू देखें, तो एक मैगी के पैकेट की प्राइस अगर 10 रुपए मान लेते हैं, तो 10 मैगी के पैकेट की प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपए। सो दिस 100 रुपी इन द केस ऑफ दिस इकोनॉमी, व्हाट इज दिस 100? ये आपकी हो जाएगी जीडीपी। दिस 100 इज जीडीपी। वाई? क्योंकि यहाँ पे जीडीपी क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स सर्विस हमने 10 मैगी के पैकेट माना है, उसकी मैगी वैल्यू कैसे कंसीडर करोगे? क्या उसकी मार्केट प्राइस है, तो उसने आपने मल्टीप्लाई किया और आपको यहाँ पे जीडीपी मिल गया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई होप आपको जीडीपी समझ आ गया होगा, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जीडीपी क्या हो गया? मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसमें ध्यान देना आप, क्या वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है? डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्शन है गुड्स का या सर्विसेज का, वो उस इकोनॉमी में जिसके लिए हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन या सर्विस जो है वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है जो बाहर बना है, उसको हमने इंपोर्ट किया, वो यहां इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड होगा? उसका प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहां पे होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। अब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं है कि वो विदेश की कंपनी प्रोडक्शन कर रही है या इंडिया की कंपनी कर रही है ना। जैसे मान लीजिए किसी कार का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, अब वो मारुति प्रोडक्शन उसका कर रही है या फिर होंडा कर रही है, टोयोटा कर रही है। टोयोटा, होंडा, ये सब क्या है? बाहर की कंपनी है, जैपनीज हैं, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज किस में काउंट होगी? आपकी जीडीपी में काउंट होगी। मतलब प्रोडक्शन कहां पे होना चाहिए? डोमेस्टिक, उस इकोनॉमी में जिसकी हम जीडीपी काउंट कर रहे हैं वहां पे उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन यहां पे लिखी है, इसके एक एक वर्ड को समझ लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया प्रोडक्ट मींस जो प्रोडक्शन है, स्पेशली जो अब यहां पे लिखा हुआ है, देखिए फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल का क्या मतलब है? यहां पे वर्ड यूज किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आप कार के शोरूम में जाते हैं कार खरीदने के लिए, है ना। कार खरीदने के लिए आप कार के शोरूम में गए, तो उन्होंने बताया कि हाँ इस कार की जो है एक्स शोरूम प्राइस इतनी पड़ेगी, या ऑन रोड जो है आपको प्राइस 10 लाख रुपए पड़ रही है। ठीक है, फिर आपने पूछा अच्छा ठीक है कार की प्राइस 10 लाख रुपए, इसके जो टायर हैं उसकी कितनी प्राइस है, उसके लिए मुझे कितने पैसे देने हैं। तो फिर वो कार वहां पे शोरूम में सब लोग आप ही को देखेंगे ऊपर से नीचे तक कि क्या मतलब क्या बात कर रहे हो। क्लियर? तो ऐसा नहीं होता है ना, जो टायर है उनकी प्राइस कार के अंदर इंक्लूड है। आप ऐसा तो नहीं है कि कार के पैसे दोगे फिर टायर के पैसे अलग दे रहे हो, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई है ना, बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है, रीजन से परे हो गया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कैलकुलेट करते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का क्या मतलब है? जैसे कार के केस में यहाँ पे जो टायर्स हैं, टायर जो हैं कार के केस में क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड क्यों है? क्योंकि टायर्स को आपने कार के अंदर यूज किया है ना, इंटरमीडिएट गुड है। तो वहां पे हम टायर की प्राइस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फाइनल गुड क्या है? ये कार है फाइनल गुड, क्योंकि कार के अंदर टायर की प्राइस भी इंक्लूड हुई है ना, इसलिए ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड लिखते हैं फाइनल गुड्स। क्लियर है? और यही टायर अगर मान लीजिए आपके पास कार है, बाइक है, आपका टायर पंचर हो गया, खराब हो गया, फट गया है, आपको टायर चेंज करना है, तो आप टायर शॉप पे जाओगे केवल टायर खरीदने के लिए। तो उस केस में जो आपने टायर परचेज किया है वो टायर फाइनल गुड है, लेकिन जो टायर यहाँ पे कार में लगा हुआ है वो एक इंटरमीडिएट गुड के रूप में यूज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है फाइनल, इसका ध्यान रखना, इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ये जो सीरीज है आपकी 2023 या 24 बच्चे हैं उन सभी के लिए है, ठीक है ना। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए, हर स्टेज के लिए रेलेवेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जीडीपी थिंग। एक बार वापस से आप इस डेफिनेशन को खुद से पढ़िए, you will definitely make sense of this definition here. Gross domestic product, which is GDP, is the value of all final goods and services produced within the boundary of the nation. मतलब प्रोडक्शन डोमेस्टिक होना चाहिए, गुड्स फाइनल स्टेज वाले ही हम काउंट करेंगे, और यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। इट इज कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड है, तो बुक के अंदर इन्होंने ये जो कैलकुलेशन का मेथड यहाँ पे लिखा है उसको एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ पे इस बुक में मेंशन किया गया है। वैसे अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी वगैरह उठा के तो 3 तरह से जीडीपी का कैलकुलेशन हो सकता है। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा समझना। मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, उसके अंदर एक फर्म है, ठीक है ना। एक ये फर्म है जो मैगी का ही प्रोडक्शन कर रही है, और एक ही ये फर्म यहाँ पे इकोनॉमी में है। और यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये जो फर्म है ये प्रोडक्शन किसका कर रही है? जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रही है, ये हमने मैगी माने थे, मैगी के 10 पैकेट का ये प्रोडक्शन कर रही है। तो यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विस का इसने प्रोडक्शन किया उसके लिए इसको कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कितना पैसा रिसीव होगा, जो यहाँ पे हाउस होल्ड जो इसको खरीदेंगे, जो स्पेंड करेंगे, वो इसको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम ये सिंपल एक एग्जांपल मॉडल लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और टैक्सेस वगैरह इनको साइड में रख रहे हैं, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए।
तो गुड्स एंड सर्विसेज इस फर्म ने बनाए, 10 मैगी के पैकेट बनाए, इन लोगों ने 10 मैगी के पैकेट खरीद लिए, एक मैगी के पैकेट की प्राइस 10 रुपए थी। तो ये लोग कितना स्पेंड करेंगे, कितना स्पेंड करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा, फटाफट से बता दो कितना एक्सपेंडिचर होगा। 10 मैगी के पैकेट खरीदे, एक पैकेट की प्राइस 100 रुपए, 10 रुपए है तो 100 रुपये एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर। दूसरा है, एक हमने जो डेफिनेशन देखी थी जीडीपी की, जो डेफिनेशन थी वो क्या कह रही थी, जो फाइनल गुड्स हैं उसका मार्केट वैल्यू, तो फाइनल गुड्स आपके 10 मैगी के पैकेट हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए। तो यहां से भी 100 रुपये आ रहा है, ये जो वैल्यू एडिशन मेथड है, यहां से भी 100 रुपये आ रहा है, जो एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग वाला मेथड है। ठीक है। तीसरा मेथड होता है इनकम मेथड। हालांकि ये चीज एनसीईआरटी के अंदर आपकी मेंशन है, इसलिए हम इसको यहाँ कवर कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्या मेथड है, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था पहले की जो 2 क्लासें हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लेना, उनका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्लासेस का, या फिर इसी चैनल पे वीडियो में स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हो। तो वहां पे हमने चर्चा की थी किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है कि ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो जरूरी हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए आपको कारखाना लगाना है, आपको मोबाइल की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो पहले आपको लैंड चाहिए, लैंड इज, और लैंड या अनदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हो गया एक फैक्टर। फिर आपको वहां पे काम करने के लिए वर्कर चाहिए, तो लेबर हो गया दूसरा फैक्टर। उसके लिए आपको पैसा चाहिए, कैपिटल हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा एंटरप्रेन्योर, जो ये सबको एक साथ करेगा, असेंबल करेगा, उस चीज को रन करेगा, रिस्क उठाएगा, है ना, एंटरप्रेन्योर या एक एंटरप्राइज, वो आपको चाहिए। तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उनकी जो इनकम होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या अर्न करेंगे, जैसे कोई लोग अगर काम कर रहे हैं, कोई वर्कर है तो उसको वेज मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो अर्न कर रहा है, वो उसकी इनकम है। लैंड है तो उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा, कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना है, एंटरप्रेन्योर कोई है, बिजनेसमैन कोई है तो वो प्रॉफिट अपना ले रहा है। तो ये सारे जो इनकम है किसको मिलेगी, इस कंपनी का मालिक भी इन्हीं हाउस होल्ड में है, इस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इन्हीं हाउस होल्ड में है। तो लोगों की जो वेजेस के रूप में इनकम है वो इनको प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो प्राप्त हो रहे हैं इनको। इसके अलावा जो कैपिटल के लिए इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, रेंट यहाँ पे। तो जब हम इनकम, जो भी इनकम इनको रिसीव हो रही है उसको जब मीट करेंगे, ठीक है, तो भी हमें ये 100 पे ही हम पहुंचेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो मैगी के पैकेट की प्राइस हमने 10 रुपए रखी है, तो उसके अंदर अगर कोई दुकानदार 10 रुपए में चीज को बेच रहा है तो वहां पे प्रॉफिट भी तो उसका इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब है 8 रुपए में उसको पड़ रहा है, 2 रुपए उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी 10 रुपए में बेच रही है, मान लीजिए ये एक पैकेट पे 2 रुपए इसका प्रॉफिट होता है, 8 रुपए इसकी लागत मूल्य हो गया, ठीक है, कॉस्ट हो गया, तो टोटल ये 10 आ रहा है। तो इसमें अगर आप प्रॉफिट और ये सारी लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट भी जोड़ रहे हो तो वही 100 पे ही तो मिल जाएगा हमें। कहने का मतलब है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये विजिबल नहीं रहेगा आपको जो पीडीएफ शेयर होगा उसमें। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो कहने का मतलब है कि आपको अपने गांव से, ठीक है, ये आपका मान लीजिए विलेज है, आपको जाना है दिल्ली। अब एक तो रोड जाता है सीधा, है ना, सीधा ये बिल्कुल दिल्ली चला जा रहा है, लेकिन कोई जाम वगैरह लगा है तो आप क्या करोगे, दूसरा रास्ता भी इधर से घूम के जाओगे, वो भी दिल्ली जा रहा है। उस रास्ते पे भी कुछ दिक्कत आ गई, काम चल रहा है रोड का वगैरह, तो एक और रास्ता है वो भी दिल्ली जाता है। ठीक है, आपके गांव से, शहर से अगर आपको किसी दूसरी जगह जाना है तो काफी सारे रास्ते हो सकते हैं जो आपको उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं। मतलब डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है, जीडीपी की कैलकुलेशन हमें करनी है, लेकिन जीडीपी को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन इस बुक में मेंशन किया गया है, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रेड बैलेंस। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इन्होंने किया है। और अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो कंजम्पशन का है, प्राइवेट कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम हमारी जरूरतों के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है ना, तो 10,000 रुपये हम मान लेते हैं कि उसका ये है 10,000 रुपीज़ का मंथली इनकम है, और वहाँ पे वो 5 से 6 हज़ार रुपये अपने खाने पे, रहने पे, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे खर्चा कर रहा है। बचे हुए 3-4 हज़ार रुपये वो इस तरह से इन्वेस्ट करता है ना, या फिर उसने बचे हुए 3,000 रुपये से क्या किया, 3-4 हज़ार रुपये बचा के उसने एक कोई भी मशीन लगा ली। लेट अस अज्यूम कि गन्ने के जूस निकालने की मशीन उसने लगा ली,
फाइन, तो वो खर्चा तो हुआ, लेकिन वो कौन सा खर्चा होगा, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपने किया ना, इन्वेस्ट, क्योंकि वहां से आपको इनकम होगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जहां से आपको इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो आपने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहे हो, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट आई थिंक 55% के आसपास होता है जीडीपी का। फिर सेकंड नंबर पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रेड बैलेंस। तो ये चारों को मिला के आपको जीडीपी मिल रही है, ठीक है। और वैल्यू एडिशन मेथड से भी जीडीपी मिल रहा था, और इनकम के अंदर चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, फाइन, उनकी इनकम को जोड़ोगे तो भी जीडीपी आपको मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए थे और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुई जीडीपी की चर्चा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आपका जो ये चैट सेक्शन है, लाइव चैट सेक्शन है, उसमें आप मेंशन कर सकते हो। अगर उसमें रेलेवेंट टॉक रहेगी, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट्स, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अगर काम की बातें ही रहेगी तो बच्चे का डाउट फटाफट पकड़ में आ जाएगा। कुछ बच्चे स्पैम करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ये मेंस और प्री दोनों ओरिएंटेड है, मनीषा ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड रहेगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, इसी लेक्चर में जब हम आगे जाएंगे तो हम जो जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड है इंडिया ने चेंज किया था 2015 में, वो भी डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, उस पर क्वेश्चन पूछा है 2020 के मेंस एग्जाम में, आईएएस मेंस एग्जाम में, जीएस पेपर 3 में उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही रेलेवेंट रहेगा। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आपकी जो करंट हैपनिंग्स हैं आज के टाइम पे, जो भी करंट इवेंट्स चल रही हैं, उन सब से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा करंट अफेयर का सेशन भी होता है। तो ये आपको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। रात को 8 बजे इसी चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस रहता है, न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस, फाइन। चलिए, तो ये जीडीपी की चर्चा हुई। अब आपको अगर जहां पे भी ग्रोथ रेट दिखने को मिलता है कि इंडिया की कितनी ग्रोथ रेट रहेगी, ठीक है, न्यूज में रहता है, हर जगह चर्चा का विषय रहता है। कोरोना के अंदर हमने देखा कि इकोनॉमी जो है इंडिया की, जो ग्रोथ रेट है कम हो गई। इंडिया एक बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। तो ये कौन सी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये हम जीडीपी वाली जो ग्रोथ रेट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिछले साल थी जीडीपी 100, इस बार बढ़ के हो गई 105, तो यहां पे ग्रोथ हो गई 5% की। जीडीपी मतलब आपका जो टोटल आउटपुट है इकोनॉमी का, उसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू, क्लियर। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, वहां से मैंने ये स्नैपशॉट आपका लिया है। और यहाँ पे आपको ये हर साल इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिल रही है। तो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर मैंने कल भी बताया था 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो ये 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ है। तो ये जो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट 4% रही। फिर आया कोरोना वाला साल, कोरोना काल 2020, याद कीजिए, लॉकडाउन लगा था मार्च के अंदर, और उसके बाद अप्रैल, जो मतलब 2020-21 वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, उसकी स्टार्टिंग खतरनाक लॉकडाउन से हुई। ऐसा समझिए कि आपके सामने स्कोर है ना, क्रिकेट की टीम खेल रही है और आपको 350 रन बनाने हैं, और पहले 2 ओवर के अंदर 3 ओवर में 3 विकेट गिर गए, ठीक है, रन कुछ नहीं बन रहे, 3 ओवर में 3 रन और 3 विकेट, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो कुछ इसी तरह से रहा, क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। अब सारी फैक्ट्रियां वगैरह, सब दुकान, सब कुछ बंद है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो प्रोडक्शन कैसा होगा, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, आउटपुट होगा ही नहीं, तो आउटपुट की मार्केट वैल्यू भी तो कम होगी। आउटपुट की मार्केट वैल्यू ही तो जीडीपी है। तो हम देखेंगे कि जीडीपी के अंदर, इसके अंदर तगड़ी गिरावट आती है, बहुत ही तेजी से गिरावट आती है। अगर इसका फर्स्ट क्वार्टर हम देखते हैं, मतलब शुरुआती 3 महीने, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के शुरू के 3 महीने को अगर हम देखें, तो आप देखोगे यहाँ पे जीडीपी जो ग्रोथ रेट थी माइनस में थी, -23-24% माइनस, ठीक है, इतना बड़ा ये इंपैक्ट था। फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर में भी माइनस में रही, लगभग -7% के आसपास कुछ रहा होगा। और फिर उसके बाद जाके थर्ड वाले में पॉजिटिव होती है। लेकिन 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब पूरे एक साल को हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं ना, क्वार्टर 1 2 3 4, 3 महीने के एक क्वार्टर हो जाते हैं। तो शुरू के 2 क्वार्टर, मतलब लगातार 2 क्वार्टर, या फिर आप कह लीजिए लगातार 6 महीने तक अगर आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है नेगेटिव में है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिसेशन। तो यहाँ पे इंडिया ने ये जो फाइनेंशियल ईयर था 2020-21, इसमें इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, रिसेशन के अंदर थी। इस वर्ड को लिख लेना, जिसे कहते हैं ना मंदी हो गई, रिसेशनरी प्रेशर हो रहा है। अभी न्यूज में चल रहा है कि यूएस का मार्केट क्रैश कर गया है, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सब चीजें। तो ये इसका मतलब है रिसेशन। अमर, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, है ना, जो भी एडिशन है दिस इज फाइन फॉर नाउ। जो भी कुछ एक आधे चैप्टर होंगे वो हम ऐड यहाँ पे कर लेंगे, दिस इज टोटली फाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये बता रहा है। अब यहाँ पे इसी इकोनॉमिक सर्वे में मैं एक और चीज आपको ऐड करूंगा, जैसा मैंने अभी कहा था कि करंट को हम लेके चलेंगे।
ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन को इतना ज़बरदस्त एडवांटेज देगा, है ना, एग्जाम से रिलेवेंट बना देगा कि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, फिर आप देखोगे 9% ये बताया जा रहा है एडवांस एस्टीमेट में, फिर ये 8% है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ओवर द ईयर्स इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, आप देखोगे ये पहले चल रहा था 7%, फिर 8%, फिर 8% से थोड़ा ज़्यादा, फिर नीचे आता है। ठीक है, इस तरीके से ये चल रहा है, फिर ये एकदम नीचे आ गया। तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, ये क्या है, ये आपकी ग्रोथ रेट है परसेंटेज में, ये आपका क्या है, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बनाऊं कि ये ऊपर से नीचे आया, ग्रोथ रेट एकदम नीचे आ गया, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है इस तरह से। जितनी तेजी से नीचे आया, आपने देखा बिल्कुल एकदम से नीचे आ गया, फाइन, लेकिन एकदम से नीचे आके एकदम से ऊपर भी तो गया है। तो ये कौन सा अल्फाबेट बन रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, एकदम से आप नीचे आए फिर ऊपर गए, ये कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? क्या ये आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? ठीक है, ये क्या हुई, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 0 से ऊपर चली गई, मतलब नेगेटिव से क्या था, ये नेगेटिव में थी, अब पॉजिटिव में चली गई। तो ये इकोनॉमी की रिकवरी हुई, हमारी इकोनॉमी की रिकवरी हुई, जो वास्तव में चल रहा है इंडिया की इकोनॉमी में वो हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखने में लग रहा है वी शेप दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना, ये वी आपको दिख रहा है, अल्फाबेट जो है इंग्लिश अल्फाबेट का वी शेप। तो हम यहाँ पे कहते हैं वी शेप रिकवरी हुई है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर क्या ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ मेंस में आ गया। ठीक है ना, और आई थिंक ये लास्ट ईयर ही है, 2021 में ही है जितना मुझे याद आ रहा है। ये पूछा था कि क्या इंडिया ने कैसी रिकवरी की है, क्या किस तरह का जो है वी शेप रिकवरी को लेके, ऐसा कुछ क्वेश्चन वहां पे था। एग्जैक्ट क्वेश्चन कल हम ऐड करेंगे। तो ये जो शेप ऑफ रिकवरी है उसको लेके क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इंडिया ने वास्तव में कैसी एक रिकवरी की, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के लिए बात करोगे तो वी शेप रिकवरी की है। इसमें भी अलग अलग शेप बनते हैं। क्या इंडिया की इकोनॉमी, मान लीजिए अभी कोई भी इकोनॉमी है, इसे हम देखते हैं, प्लीज हैव ए लुक। कोई इकोनॉमी अगर नीचे आई, ठीक है ना, फिर वापस जल्दी से ऊपर गई, तो ये तो बन गया वी शेप। ठीक है, लेकिन ऊपर जाके अगर वापस नीचे आना स्टार्ट होती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये क्या बन गया, डब्ल्यू शेप बन गया। तो डब्ल्यू शेप रिकवरी भी हो रही है, लेकिन डब्ल्यू से बेहतर क्या है, सबसे बेहतर तो वी है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो वी शेप है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर इसको देखें, प्लीज हैव ए लुक, कि कोई इकोनॉमी नीचे आती है, एकदम से नीचे आ गई, ठीक है ना, ये नीचे आ गई, अब वो बहुत टाइम लगा रही है पहले वाला लेवल लेने के अंदर, ये 0% है, बहुत टाइम लगा रही है, बहुत टाइम लगा, फिर बाद में जाके बहुत टाइम बाद ऊपर होता है। तो ये कुछ ना कुछ यू जैसा लग रहा है, यू जो अल्फाबेट होता है उस जैसा लग रहा है, यू शेप हो गया, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम आपने लगा दिया। और वी शेप के अंदर बिल्कुल खटाक आप निकल गए, आए और गए। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, आपने तैयारी स्टार्ट की, सिलेक्शन लिया और गए। तो ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गया। रिया क्वेश्चन पूछ रही है क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सब आपके आएंगे सिलेबस के अंदर। ओके, बने रहिए यहाँ पे, या फिर आपका जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है रात को 8 बजे इसी चैनल पे, उस चैनल से जुड़े रहिए। क्रिप्टो करेंसी, NFT, ये सब पता चल जाएगा आपको। NFT पे तो इवन इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है ना। और अगर ये नीचे तो गया है, ऊपर आए ही नहीं, है ना, सबसे बुरा सिनेरियो क्या होता है, सबसे अच्छा तो हमने देख लिया वी शेप है, इंडिया वाला केस है, लेकिन अगर नीचे आए, अब ऊपर जा ही नहीं रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा, तो ये क्या बन गया, एल बन गया, एल शेप बन गया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेटा तो हमें यही बताता है कि पूरी इकोनॉमी के लिए वी शेप हुआ है, लेकिन क्या सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया? नहीं किया, क्योंकि कोरोना के अंदर हमने देखा कि जो जैसे सिनेमा हॉल हैं वगैरह, ये तो बंद पड़े थे, कोई नहीं जा रहा था, 2 साल से इनकी कंडीशन खराब थी। और ये तो अभी जो मूवीज आई हैं, यू हैव दैट, KGF एंड ऑल, उसके बाद से पूरा मार्केट वापस से पकड़ा है। इसी यही हालत थी होटल की, टूरिज्म सेक्टर की, रेस्टोरेंट की, पूरा हॉस्पिटलिटी सेक्टर, पूरा नुकसान हो रहा था इनको। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी ने तो वी शेप रिकवर किया, लेकिन काफी सारे ऐसे सेक्टर थे जो ड्रैग करते गए, है ना, जो जिनमें एल शेप मान लीजिए ऐसा कहा गया, ठीक है ना, या फिर अभी भी वो पहले वाले लेवल पे नहीं आए हैं कुछ जगह पे। तो हमने देखा कि कुछ सेक्टर तो बहुत तेजी से उठे, जैसे IT है ना, IT हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गए, ये जो सारे सेक्टर्स हैं डिजिटल एरिया से रिलेटेड हो गए, इन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर नीचे रहे। तो ये के शेप हमारे पास बन के आया, जो न्यूज़ में चर्चा में चला था काफ़ी, कि के शेप जो है डिबेट हो रही थी,
गवर्नमेंट कह रही थी वी शेप है, लोग कह रहे थे नहीं वी शेप नहीं है, देखो ऐसा है काफी सारे, तो ये के शेप बन गया। तो कुल मिला के ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये करंट एस्पेक्ट मैंने आपको ऐड किया है और हम चर्चा कर रहे थे इस ग्रोथ रेट की। तो ये जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो उसके अंदर इन चीजों का कैसे एप्लीकेशन होगा, आपको रटना नहीं है। अच्छा ये जीडीपी हो गया रट लिया, ये ग्रोथ रेट होता रट लिया, नहीं, उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको देखना। अच्छा कैसे रन कर रही है इंडिया की जीडीपी, कैसे रन कर रही है, क्या होता है, किस तरह से चीजें हो रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, तब फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग बनेगा वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा और यही चीज एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो ग्रोथ रेट आपको समझ आ गया, क्लियर है। इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटेटिव का मतलब है केवल ये फैक्ट की, आंकड़ों की बात कर रहा है, ठीक है। जीडीपी बढ़ रही है तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ जो है, इट्स वॉल्यूम इंडिकेट्स द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। क्वालिटी की ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, ठीक है, ये एक इसमें चर्चा रहेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अंदर अगर हम जीएनपी पे जाएंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पे, उसमें थोड़ी सी हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमी जो है उसकी बाहर की तुलना में दूसरे देशों के मुकाबले किस तरह से वो है। या फिर अगर आप देखोगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर अगर आप कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लिमिटेशन भी है कि किसी देश की जीडीपी यहाँ पे बढ़ रही है, जीडीपी यहाँ पे बढ़ रही है। द थिंग इज दैट अगर किसी देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है तो क्या आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उस देश के अंदर उन सभी की जो कंडीशन है, लाइफ है, बेहतर हो रही है? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई देश है उसकी जीडीपी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या आप ये कह सकते हो वहां पे जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ पॉजिटिवली इंप्रूव हो रही है? हो सकता है केवल टॉप जो 5% लोग हैं, टॉप जो 10% लोग हैं, उन्हीं को इस ग्रोथ का बेनिफिट मिल रहा हो, बाकी नीचे की तरफ आप देखो तो इनइक्वालिटीज बढ़ रही हो, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हो, ठीक है। तो ये केवल आंकड़ों की बात कर रही है, इसलिए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। इसलिए और दूसरे कॉन्सेप्ट भी डेवलप किए गए, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हुआ एंड ऑल। तो ये हमने जीडीपी की चर्चा की, कैसे है क्या है इसको हमने देखा। और अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इसको कंपैरिजन के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। जीडीपी सबसे पॉपुलर मेथड है कंट्रीज की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए। तो आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर आप कंपेयर करोगे जीडीपी के हिसाब से, सबसे बड़े जो देश हैं वो कौन से हैं? यूएसए है सबसे बड़ा। यूएसए की जो इकोनॉमी है दिस इज अराउंड $24 ट्रिलियन, $24 ट्रिलियन है। चाइना की लगभग 18 पे आ गई है, बहुत तेजी से चाइना बढ़ रहा है, $18 ट्रिलियन पे है। फिर जापान है, जर्मनी है, यूके है। इंडिया का लगभग $3.2 ट्रिलियन पे है, $3.2 ट्रिलियन के अंदर है। तो अगर आप देखोगे यूएस के कंपैरिजन के अंदर, तो लगभग यूएसए की जो इकोनॉमी है हमारे से 8 गुना बड़ी है जीडीपी के साइज से अगर हम कंपैरिजन करें। चाइना की जो है आपका जो है 6 गुना, आप मान लीजिए 6 टाइम्स हो गई है, 6 टाइम्स हो गई है। और कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किए थे इकोनॉमिक सिस्टम। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको सोशलिज्म पढ़ाया, कम्युनिज्म पढ़ाया, कैपिटलिज्म पढ़ाया, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी चीजें कल मैंने आपको बताई, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे हमने चाइना का देखा था कि चाइना ने इतनी तेजी से क्यों ग्रो किया, क्योंकि चाइना ने तो कम्युनिज्म अपनाया था और कम्युनिज्म के अंदर इतनी तेजी से ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, लेकिन चाइना ने किस तरीके से चेंज किए, है ना। जो बीजिंग कंसेंसस हम डिस्कस कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ द थिंग इज दैट इंडिया जो है छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की, और ये हम नॉमिनल उस पर बात कर रहे हैं, पीपीपी पे कंपैरिजन नहीं है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड जब पढ़ेंगे तब वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कंपैरिजन भी हम करेंगे। उसके हिसाब से इंडिया तीसरी लार्ज वो बन जाती है इकोनॉमी। तो अभी इंडिया 6ठे नंबर पे ये है, और पीपीपी के हिसाब से अगर आप देखोगे, परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे कहते हैं, एक बार बता ही देते हैं आपको, फिर दोबारा और इससे डिस्कस कर लेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इकोनॉमी के अंदर जो एक्सचेंज रेट है, जैसे आज के तारीख में हम देखें $1 है तो ये लगभग 77 रुपये को क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। कितना है? 77 रुपये के अंदर, रुपए के अंदर आप देखोगे तो ये एक्सचेंज रेट है मार्केट के अंदर नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट है एट प्रेजेंट। अब अगर एक्सचेंज रेट को हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे लेने की बात करें तो क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक बर्गर है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर है,
ठीक है ना, उसकी प्राइस यूएसए के अंदर $1 है। बर्गर जो है मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है उसकी प्राइस यूएसए में $1 है, लेकिन इंडिया में वो बर्गर आपका कितने में मिल रहा है, 50 रुपए में ही मिल रहा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम क्या करते हैं, करेंसी की जो परचेजिंग पावर है उसको ये कंपैरिजन करते हैं, उसके लिए एक गुड्स की बास्केट बना लेते हैं, फिर कंपैरिजन कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे तो $1 50 रुपए के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से परचेजिंग पावर से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इंडिया की इकोनॉमी किस पे आ जाएगी, छठे नंबर से तीसरे नंबर पे आ जाती है, थर्ड नंबर पे। पहले नंबर पे चाइना चला जाता है, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे इंडिया आ जाता है। यहाँ पे रशिया नहीं दिख रहा होगा कुछ बच्चों को, है ना। टॉप 10 इकोनॉमी है, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पे आपका कौन नहीं है, रशिया इज नॉट देयर। रशिया लगभग 12वें नंबर पे आता है। रशिया कौन से नंबर पे आएगा, 12th प्लेस पे है। पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान 48th प्लेस पे है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, जस्ट टू मेक यू अवेयर, है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े देश हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है इसलिए। फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, ये सब यहाँ पे आ गए। चलिए, नेपाल जो है वो 100वें नंबर पे आपका आएगा। श्रीलंका लगभग 70 के आसपास कुछ रहेगा। तो ये इस तरीके से है। तो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट हुआ, आई होप आपको समझ आया होगा। जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी वाइड है, केवल रटना नहीं है ना, कि बस डेफिनेशन रट लिया और इस तरह से हो गया। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया, मेंस में भी मैंने एग्जांपल दिया है किस तरह से क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये जो वी शेप वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिकवरी वाला, वो पूछा गया है मेंस के अंदर, और ये तो अभी पिछला ही मेंस है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं हुई है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन होंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे, है ना। ये जब सेशन हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा, 5-7 सेशन हो जाएंगे, हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना भी स्टार्ट करेंगे। अब जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, ठीक है सर। अब ये एनडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। एनडीपी के अंदर एक वर्ड चेंज हुआ है, नेट। वहां पे था ग्रॉस, यहाँ पे था नेट। तो ग्रॉस और नेट के अंदर डिफरेंस समझ लोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। कहीं पे भी ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस है वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपकी जो कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी वगैरह है, तो आपने कभी इंश्योरेंस देखा है उसका, देखा होगा या नहीं देखा होगा, एक बार अपना इंश्योरेंस उठा के देखना, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर आपने अपनी बाइक 70,000 में खरीदी है, 70,000 में आपने अपनी मोटरसाइकिल को खरीदा है, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर उसको 4 साल हो गए, ठीक है ना, तो उसकी डेप्रिसिएशन होता रहेगा। हर साल अलग अलग होता है डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि बाइक है, कोई भी मशीन है, टूल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट हैं। अब इनको आप चलाओगे तो हर साल इनकी जो टीयर एंड वियर होता है इनके अंदर, है ना, इनको चलाने से इनका जो टीयर एंड वियर होता है, उसके लिए हम हर साल इनकी वैल्यू को कम करते जाते हैं, ठीक है। जैसे मकान के केस में, प्रॉपर्टी के केस में हर साल 1% हो रहा है, फैन है, फैन के केस में 10% हो रहा है, कार के केस में अलग प्रतिशत है डेप्रिसिएशन का। तो हम क्या करते हैं, वियर एंड टीयर के लिए जो वैल्यू होती है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो वैल्यू है, उसमें से हर साल कुछ माइनस हम करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। और इसको इंडिया के केस में जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। वो पूरा एक अमाउंट निकालते हैं कि हाँ इतना डेप्रिसिएशन हो रहा है, इतना हमें हमारे जो असेट हैं उनकी जो यूज़ हो रहा है उसकी वजह से इतना हमें नुकसान हो रहा है। तो अगर आप जो जीडीपी है उसमें से डी फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ग्रॉस का मतलब है हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया था, नेट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। ये है जो ऑफिशियल लेवल पे है वो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। होम के केस में जनरली अभी थोड़ा चेंज हुआ होगा। तो एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी वैल्यू है वियर एंड टीयर की, जो भी उसको यूज करने से उसका जो वियर एंड टीयर हो रहा है, मशीनरी है, असेट्स है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल का ये कार वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एनडीपी ऑफ एन इकोनॉमी हैज टू बी ऑलवेज लोअर देन इट्स जीडीपी। उस साल के लिए जीडीपी से हमेशा कम होगा क्या, एनडीपी। क्या ये हमेशा होगा, मान लीजिए आपको प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए, और इसी तरह से तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको लिख दिया है स्टेटमेंट के रूप में कि किसी भी देश की जो एनडीपी है ना, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए उस साल की जीडीपी से हमेशा कम होगी, ऑलवेज लिख दिया, ऑलवेज लिख दिया। अब बच्चे कहीं पे सीख के आते हैं कि ऑलवेज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो वो हमेशा गलत होता है या हमेशा सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
बस थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ लो, कहीं पे ऑलवेज लिखा आ गया, ड्रेस्टिकली लिखा आ गया, ओनली लिखा आ गया, तो वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाओ कि हाँ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जैसे आप ड्राइव कर रहे होते हो ना, ड्राइव कर रहे हो, कोई आगे लिखा आता है खतरनाक मोड़ है, थोड़ा ध्यान से चलो, स्पीड धीरे कर लो, वही वाली चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ये होगा वो होगा, हाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तब आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी भी देश की जो एनडीपी है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, वो हमेशा किससे कम होगी, हमेशा उसकी जीडीपी से कम होगी। क्यों होगी जीडीपी से? क्योंकि जीडीपी में से कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा, तब हमें एनडीपी मिल रहा है। अब आप डेप्रिसिएशन को कितनी भी कोशिश कर लो, जीरो तो नहीं कर सकते हो, जीरो तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाए इसलिए आप उसमें ऑयलिंग करते हो, बाल बियरिंग्स का यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फिर भी आप उसकी जो टीयर एंड वियर है उसको जीरो तो नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो माइनस होना ही है। तो जीडीपी में से हमेशा कुछ ना कुछ घटेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहां पे मेंशन किया गया है, एनडीपी ऑफ एन इकोनॉमी हैज टू बी ऑलवेज लोअर देन इट्स जीडीपी फॉर द सेम ईयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जहां तक प्रीलिम्स की चर्चा करें, जब भी ऐसे स्टेटमेंट देखो, ऑलवेज, ड्रेस्टिकली, ओनली, फाइन, इन सब स्टेटमेंट को पढ़ने अगर आप देखो तो थोड़ा ध्यान से उसको 2 बार 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो कि ये कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तो नहीं हो गया, कहीं बिल्कुल लॉजिक से परे तो नहीं हो गया है, फिर आप कोशिश कीजिए उसको अटेम्प्ट करने की, ये हेल्प करता है ना। अब एनडीपी का यूज क्या है, एनडीपी को कंपैरिजन के लिए तो यूज नहीं करते हैं। आप कहोगे सर क्यों नहीं करते हैं, है ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव कर दिया आपने। आप जीडीपी को तो यूज कर रहे थे, है ना, जीडीपी के लिए, जीडीपी को तो कंपैरिजन के लिए यूज किया, जैसे बच्चे करते हैं ना, अच्छा उनको तो ये ला के दिया, मुझे ये नहीं ला के दिया, तो जीडीपी को कंपैरिजन के लिए यूज किया, एनडीपी को क्यों नहीं किया? कोई बच्चा बता सकता है क्या रीजन है? फायदा भी करेंगे, काउंट करने से क्या फायदा होता है बिल्कुल बताते हैं अभी आपको। इससे पता चलता है कि कितना डेप्रिसिएशन में आपका लॉस हो रहा है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये चीजें पता चलती है। क्यों काउंट करते हैं? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर हम काउंट ही क्यों कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन से होने वाला लॉस है वो कितना है, उस लॉस का आपको अंदाजा होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है उसमें इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्लियर? क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो जो डेप्रिसिएशन से होने वाले लॉस हैं उनको आप कम कर सकते हैं। क्लियर? कितना आप यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, लॉस को कैसे कम करोगे, ये सब चीजों के लिए। और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का भी टूल है। इस थर्ड पॉइंट पे मैं आऊँ उससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एनडीपी को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, जीडीपी को तो यूज कर लिया, ये एनडीपी से डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? नाम पसंद नहीं आया, शक्ल पसंद नहीं आई इसकी, है ना। क्यों यहाँ पे कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में यूज नहीं किया जा रहा? क्यों देशों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एनडीपी का कंपैरिजन क्यों नहीं है? ये जो आपको कंपैरिजन दिखा था ये जीडीपी का कंपैरिजन क्यों है, एनडीपी का कंपैरिजन क्यों नहीं है? फटाफट से बताइए। देखिए जीडीपी का जो फॉर्मूला है इसका आंसर फॉर्मूला में ही छिपा हुआ है। आपका जो एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला क्या था, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होती है, हर कंट्री में अपने अलग अलग तरीके से होती है ना। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में जो प्रॉपर्टी है उस पर ये मान रहे हैं कि हर साल 1% डेप्रिसिएशन मानेंगे, किसी दूसरी कंट्री में डेप्रिसिएशन दूसरा ले लेंगे, समझ रहे? तो कंट्रियों के बीच में अलग अलग ये पूरा चीज है। तो डेप्रिसिएशन को अगर आप काउंट करोगे तो हर कंट्री का अलग अलग वेरिएशन है, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। अगर एक ही यहाँ पे स्टैंडर्ड होता कि सभी देश, जितने भी देश हैं वो इसी तरह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, तब तो बात बन जाती, लेकिन हर देश का अपना अलग अलग है। ठीक है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो इस तरह के आंकड़े रिलीज करता है। तो क्योंकि हर देश में ये अलग है डेप्रिसिएशन का वैल्यू, तो ये एनडीपी का वैल्यू भी वेरी करेगा और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर है? इंटरनेशनल लेवल पे मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल फहाद ने यहाँ पे बताया, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया एनडीपी, ठीक है। और इसीलिए हम देखते हैं कि एनडीपी जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का भी टूल है, क्योंकि इसकी रेट को कैलकुलेशन करना है ना, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई एनडीपी का जो यूज है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से, आप वेस्टेज को कैसे कम कर रहे हो, उसके लिए कितना वेस्टेज हो रहा है, डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, इस चीज के लिए आप ये एनडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया एनडीपी का, ठीक है।
हम क्या पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं यहाँ पे बता दूं, हम नेशनल इनकम कर रहे हैं और नेशनल इनकम को मापने के जो तरीके हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसमें जीडीपी है, ये 4 मेजर हैं, है ना। जीडीपी, एनडीपी, तो ये दोनों तो हमने कर लिए। अब हम आते हैं जीएनपी और एनएनपी पे, है ना। जीएनपी और एनएनपी के ऊपर आते हैं। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी तो था आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी में क्या होगा, यहां डोमेस्टिक की जगह नेशनल लिख जाएगा, बस एक चेंज हो जाएगा। जीएनपी के अंदर हमने यहाँ पे नेशनल लिख दिया। क्या लिख दिया? नेशनल आपका यहाँ पे लिख दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा। देखिए जीडीपी में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, जीडीपी में इंपॉर्टेंट था कहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वेयर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। इंडिया की कर रहे हैं तो इंडिया में होना जरूरी है। कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, इंडिया की कंपनी है कि जापान की कंपनी है, कोरिया की कंपनी, कोई मतलब हमें नहीं है, इंडिया में प्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग हियर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, वहां पे प्रोडक्शन होना चाहिए। जीएनपी ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है, जीएनपी जिसे हम कह रहे हैं, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वो उस पर्टिकुलर कंट्री के जिसकी हम जीएनपी माप रहे हैं उसके नेशनल्स हैं। क्लियर? तो यहां पे जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन यहां से आप हटा देंगे, ठीक है, केवल और केवल जो इंडियन नेशनल्स हैं उन्हीं का ये प्रोडक्शन और ये सब चीज यहां पे काउंट करेंगे। तो जीडीपी में इंपॉर्टेंट था कहां प्रोडक्शन हो रहा है, वेयर वाज इंपॉर्टेंट, यहां पे जीएनपी में हु इज इंपॉर्टेंट, कौन प्रोडक्शन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को और आगे ले जाते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये है जीएनपी, ठीक है। तो जीएनपी के अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है, फॉरेन फर्म्स का जो प्रॉफिट है, जो उन्होंने इंडिया में किया है, इंडिया में जो उन्होंने अर्न किया है, इंडिया में प्रोडक्शन करके जो प्रॉफिट वगैरह वो जनरेट कर रहे हैं, वो जीडीपी में तो हमने कैलकुलेट किया, जीडीपी में तो उसको डाल दिया क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, यही हमें चाहिए था जीडीपी में। बट इन द केस ऑफ द जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि भाई इंडिया के हो या बाहर के हो, है ना। हम क्या पूछेंगे, भाई इंडियन हो या बाहर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो फॉरेन फर्म्स हैं इनके जो प्रॉफिट्स हैं और इन सब की जो कैलकुलेशन है वो जीएनपी में काउंट नहीं होंगी, भले ही प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कौन यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है, दिस हु इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मतलब बाहर से, विदेशों से जो नेट इनकम है, नेट इनकम का क्या मतलब है, काफी सारी जगह पे इंडियंस जो हैं वो बाहर से अर्न कर रहे हैं, है ना। तो इंडियंस बाहर अर्न कर रहे हैं, बाहर कोई भी अपनी सर्विस वगैरह कुछ दे रहे हैं, जैसे एनआरआई है, एनआरआई किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, क्लियर। तो वो चीज तो हम इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि हमें कहां पे हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन कर रहा है उससे मतलब है। और नेट के अंदर यही आएगा कि इंडिया में जितना आ रहा है और इंडिया से बाहर जितना जा रहा है उसको हम निकालेंगे। तो यहां पे क्या है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो इनकम फ्रॉम एब्रॉड वाला जो सेगमेंट है, जीडीपी में हम क्या करते हैं, जीडीपी में हमने क्या किया, इनकम फ्रॉम एब्रॉड को एडिशन कर दिया, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया किसमें, जीडीपी। तो जीडीपी में जब इसका एडिशन करोगे तो आपको नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके एडिशन के लिए क्या क्या चीजें होंगी, प्राइवेट रेमिटेंसेस होंगे, अब इसमें भी नेट होंगे, है ना। इंडिया के जो लोग हैं, नेशनल्स हैं, वो जो इंडिया के अंदर भेज रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं वो हो जाएगा, और इंडिया से बाहर जो जा रहा है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों काउंट करेंगे और नेट आउटकम हमें निकलेगा। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस के हिसाब से देखोगे तो इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, मतलब ये चीज हमारे लिए प्लस में ही रहती है। किसमें रहती है, प्लस में रहती है। इंडिया वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द रेमिटेंसेस। अभी जो लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट है, आई थिंक उसके हिसाब से 79 बिलियन समथिंग शुड बी देयर, इसके आसपास कुछ होना चाहिए। और ये आंकड़े जारी हुए थे, अभी आपने देखा होगा यूएई के साथ अभी इशू हो गया था ना, अभी आपको पता होगा, ये पूरा विवाद चल रहा था प्रॉफेट मोहम्मद पे, जो ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क किए गए, नूपुर शर्मा वाला जो इशू था उसको लेके। तो वहाँ पे ये कहा गया कि जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस रह रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी इंडियंस बाहर रहते हैं उसमें 50% के आसपास जो हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं अकेले यूएई से। मतलब इंडिया में जितना भी रेमिटेंस आ रहा है बाहर से, जो लोग पैसा भेज रहे हैं अपने घरों में, इंडिया में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, उसमें जितना रेमिटेंस आता है उसमें लगभग 25% से भी ज़्यादा अकेले यूएई से आ रहा है। सेकंड नंबर पे आता है, यूएसए का नंबर भी सेकंड नंबर पे है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी गई। खैर वो इंटरनेशनल रिलेशन पे चला जाएगा आपका। कहने का मतलब है ये जो रेमिटेंसेज है, इंडिया इसमें बेनिफिशियरी है, बाहर से बहुत ये पैसा आ रहा है और ये हमारे लिए मेजर सोर्स भी है किसका, फॉरेन करेंसी अर्निंग का।
जो फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसमें लगभग 90% तक फॉरेन करेंसी होती है, बाकी बचे हुए में गोल्ड और कुछ चीजें हैं। तो यहां पे अगर आप इसे देखोगे, यहां पे अगर हम इसे देखें तो प्राइवेट रेमिटेंसेस हो गया, फिर हमने क्या है, लोन ले रखे हैं। हमने जो लोन ले रखे हैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर हमने किसी को लोन दे रखा है बाहर, ठीक है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें नेट इफेक्ट देखा जाएगा तो इंडिया क्या करता है, इंडिया यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट ज्यादा करता है, मतलब इंडिया नेट बोरोवर है, हम उधार ज्यादा लेते हैं। अब हमने उधार ज्यादा लिया है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करेंगे ना, ब्याज भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उधार ज्यादा लिया है तो पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया क्या है, माइनस में जा रहा है, इंडिया नेट बोरोवर है। तो ये जो कंपोनेंट है निगेटिव चला जाता है। इसी तरह से आप देखोगे एक्सटर्नल ग्रांट्स, बाहर से जो हमें सहायता मिल रही है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूएनडीपी, इस तरह की संस्थाएं, तो इंडिया को वो पैसा इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो वो इंडिया यहाँ पे ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अभी जैसे श्रीलंका में क्राइसिस है, आप सभी को पता है कि श्रीलंका के अंदर चाइना का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ना। चाइना वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके। क्लियर? हम्बन तोता पोर्ट आपने नाम सुना होगा। हम्बन तोता पोर्ट जो है उसको चाइना ने डेवलप किया, लगभग 85% तक वहां पे जो उसकी फाइनेंसिंग चाइना ने करी। जब हम्बन तोता पोर्ट बन के तैयार हो गया तो फिर वो क्या था, इकोनॉमिकली अनवाइबल प्रोजेक्ट था, वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। और फिर वहां पे चाइना ने कहा कि चलो पैसे दो, अब आपका बन गया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लाओ हमारे पैसे। श्रीलंका ने कहा कोई रेवेन्यू तो जनरेट ही नहीं हो रहा, कैसे आपकी किस्त चुकाएं, कैसे पैसे दें। तो चाइना ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े दयालु हैं, ठीक है ना। आप ये जो पोर्ट है, हम्बन तोता जो पोर्ट है, हमें दे दो लीज पे, 99 ईयर की लीज पे हमें दे दो। तो श्रीलंका के पास कोई उपाय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फंस गया था ना, डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में वो फंस गया था। और अभी तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और आप देखेंगे इस तरह की पॉलिसी से चाइना ने इंडिया के बैकयार्ड के अंदर अपनी प्रेजेंस बना ली। हमेशा वहां पे चाइना की प्रेजेंस हो गई इंडिया के बैकयार्ड में, जहां पे हमारे इतने स्पेस स्टेशन हैं, रिसर्च स्टेशन हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हैं, इतने इंपॉर्टेंट हमारे एस्टेब्लिशमेंट है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया। तो इंडिया ने देखा कि इसको कैसे काउंटर करें, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो इंडिया ने भी ग्रांट्स वगैरह देना स्टार्ट किया, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो अभी आज भी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, या अभी इन दिनों में न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका क्या कह रहा है, भारत हमें मदद करे, हमारे पास तेल खरीदने का पैसा नहीं है तो भारत हमें तेल दे, पेट्रोल डीजल और ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए आप देखेंगे टुडे इंडिया ऑफर्स मोर सच ग्रांट्स देन इट रिसीव्स। इंडिया यहाँ पे ज्यादा ये ग्रांट्स दे रहा है जितनी उसको मिलती है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, निगेटिव में चला गया, है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे। इसी तरह से अगर आप इंडिया का ट्रेड बैलेंस देखते हैं, ठीक है, इंडिया का अगर आप ट्रेड बैलेंस यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा जो खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, वो ज्यादा हो रहा है। तो ये जो नेट इनकम है, ये जो इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, यस, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इंडिया के केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे लिए माइनस होता है। मतलब जितना जीडीपी, हमारा जीडीपी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, उसमें से कुछ घटाएंगे, ठीक है। तो इंडिया का जो जीएनपी है उस केस में क्या होता है, कम होता है। जीएनपी कम है, जीडीपी ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है। अब आपको स्टेटमेंट दे दे, क्या सभी देशों के लिए हमेशा ऐसा होता है? क्या सभी देशों के लिए हमेशा उसका जीडीपी ज्यादा होगा जीएनपी से? यस और नो? तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है, जैसे जापान जैसा देश है, ठीक है, तो उसके लिए जो नेट फॉरेन इनकम है, ये जो नेट इनकम है अब्रॉड से, ये ज्यादा होगी। क्योंकि इस तरह के देश क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, ठीक है, पैसा उनके पास है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाहर से इनकम उनको ज्यादा हो रही है। इसलिए उनके केस में क्या होगा, जैसे जापान है उसके केस में क्या होगा, ये जीएनपी ज्यादा हो जाएगा जीडीपी से। जापान का मैंने एग्जांपल दिया। इंडिया के केस में क्या होगा, जीएनपी आपका कम रहेगा जीडीपी से, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो फॉरेन अर्न्स, जो फॉरेन फर्म्स जो यहां से अर्न कर रही हैं, वो कंपोनेंट हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि जीएनपी यहां पे कम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ठीक है।
तो ये हो गया जीएनपी का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे अगर मैं इसको एनएनपी लिख देता हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो वही ग्रॉस और नेट में वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन वाला, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की चर्चा करें तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना, जो भी टीयर एंड वियर हो रहा है फिक्स्ड असेट के अंदर, जो भी टीयर एंड वियर हो रहा है उस वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के रूप में। तो ये हमें देखने को मिल गया एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एनएनपी पे हम आए उससे पहले हम एक बार जीएनपी को और चर्चा कर लेते हैं। जीएनपी कंपैरेटिवली ज्यादा एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट माना जाता है बिकॉज इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दोनों के बारे में वो बता रहा है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दोनों के बारे में बताया, जबकि जीडीपी के अंदर हमें केवल इंटरनल ही पता चल रहा है कि देश की ही क्या है। यहाँ पे देश का जो कंपैरिजन है दूसरे देशों से वो भी हमें पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सपोर्ट के रिगार्डिंग इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, डिपेंडेंस आउटसाइड, बाहर के लोगों की उस इकोनॉमी पे कितनी डिपेंडेंस है या उस इकोनॉमी की बाहर के ऊपर कितनी डिपेंडेंस है। तो कहने का मतलब है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है उसके कंपैरिजन में। और एक और चीज़ यहाँ पे एक डिबेट रहती है, एक और डिबेट रहती है कि है ना जीडीपी ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, जीएनपी ज़्यादा होना चाहिए। ये एक डिबेट चली, क्योंकि फाइनली जो भी जीडीपी आपका ज़्यादा है लेकिन अगर फॉरेन जो कंपनीज है वही प्रॉफिट अपना ले जा रही हैं तो फिर इंडिया को क्या फ़ायदा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया को क्या फ़ायदा है, क्योंकि प्रॉफिट तो वो कंपनियां ले गई, फिर इंडिया को क्या फ़ायदा है, बताइए क्या होना चाहिए? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए? भाई जब हमें फ़ायदा ही नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जीडीपी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्शन अगर इंडिया में होगा, कोई बाहर की कंपनी है इंडिया में, उसने प्लांट लगाया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो अगर वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा उसके लिए लेबर कहाँ से मिलेगी? इंडिया से मिलेगी, ठीक है, इंडिया से लेबर मिल रही है। तो वो क्या हो रही है, एक तो इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, कैपिटल तो आ ही रहा है जो कि बिजनेस के लिए जरूरी है, यहाँ पे लोगों को जॉब्स भी अवेलेबल हो रहे हैं ना, जॉब्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। फिर इंडिया उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो भी एक मेजर हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहीं ना कहीं देता है। इसलिए आप देखोगे कि भारत पूरी तरह से प्रयास करता है कंपनियों को कहने का, है ना, प्राइम मिनिस्टर को आपने सुना होगा, हमेशा बात करते हैं मेक इन इंडिया की, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी निकाली, बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा जा रहा है, एप्पल हैं, ये सब चीज़ें इंडिया में आप बनाइए, इंडिया में आप बनाइए, और काफ़ी हद तक हमें सक्सेस भी मिली है। एप्पल को आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ आईफोन इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट इंडिया ने किए हैं, और यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट कम कर रहे हैं। चलिए ये सब चीज़ें भी आएगी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की चर्चा करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, जीडीपी और जीएनपी, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, जीडीपी के अंदर कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वेयर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, जीएनपी में हु इज प्रोड्यूसिंग, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो अब नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आते हैं। एनएनपी के अंदर क्या होगा, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, और ये जो एनएनपी होता है इसी को नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आप निकालेंगे तो भी वो नेशनल इनकम है, एनएनपी को अगर मार्केट प्राइस पे निकाला जा रहा है तो भी वो नेशनल इनकम आपका रहेगा। तो नेशनल इनकम, वैसे तो ये सारे नेशनल इनकम के ही इंडिकेटर हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, ये सब चीजें, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम माना जाता है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। और ये जो एन आई, ये जो कैपिटल एन और एन आई, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, कैपिटल एन और कैपिटल आई जो लिखते हैं वो इसके लिए लिखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी जनरली कैलकुलेशन पहले जो है फैक्टर कॉस्ट पे की जाती रही है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका हो गया नेशनल इनकम। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगा, इसी पे हम आ रहे हैं। तो क्या चीजें हमने देख ली, जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, और फिर हम देखा जीएनपी और फिर एनएनपी, और ये एनएनपी को हम नेशनल इनकम भी यहां पे नाम दे रहे हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये है आपका पर कैपिटा इनकम। देखिए दो चीजें हैं, पर कैपिटा इनकम है और एक है पर कैपिटा जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर आप जो पॉपुलेशन है, मिड ईयर पॉपुलेशन जनरली हम लेते हैं, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो पर कैपिटा है ना, प्रति व्यक्ति आय जिसे कहते हैं, ये पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम, इनकम है मतलब जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उसके अंदर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम।
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, अगर आप उससे डिवाइड कर देते हैं किसको, नेशनल इनकम को, ये नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी है, जिसे आप किसी भी कोस्ट पे, फैक्टर कोस्ट या मार्केट कोस्ट जो भी है उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल इनकम है उसको जब आपने पॉपुलेशन से डिवाइड किया है तो ये आपकी कहलाती है पर कैपिटा इनकम, जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इंडिया की 2000 के आसपास पहुंच चुकी है। और इसी को अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया की पर कैपिटा इनकम को, जैसे चाइना से आप कंपैरिजन करना चाहते हो, चाइना का लगभग 10,000 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया का 2000 के आसपास है, डॉलर्स के अंदर है ये प्रति व्यक्ति आय। यूएसए की अगर हम बात करें तो ये 60,000 प्लस है, आई थिंक 63-64,000 होना चाहिए डॉलर्स में, है ना। 60,000 से भी ज़्यादा डॉलर है, इंडिया का 2000 पे अटका हुआ है। ठीक है, चाइना का भी बहुत आगे है इंडिया से तो, और अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें थोड़ा रियल पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है, रियल पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है। रियल पिक्चर मतलब, प्लीज हैव ए लुक टू दिस, ये इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं। तो आप कहोगे कि अरे वाह सर, इंडिया जो है 6ठे नंबर पे है, इंडिया तो फ्रांस से भी आगे है, इटली से भी आगे है, इंडिया तो कनाडा से भी आगे है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी की साइज इन सब देशों से बड़ी है। तो क्या यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो लोगों की जो कंडीशन है, क्या हम ये मान लें कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या अदर एस्पेक्ट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो इन देशों से बेहतर हैं? क्या फ्रांस से बेहतर स्थिति है लोगों की इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑल दीज इंडिकेटर्स? क्या इटली से बेहतर है या कनाडा से बेहतर? आप कहोगे नहीं सर, ये तो मतलब अभी बहुत दूर की बात है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इन देशों को जीडीपी से कंपैरिजन नहीं करके अगर आप पर कैपिटा इनकम पे इनको कंपैरिजन कर देते हो तो आपको थोड़ा रियल पिक्चर मिल जाएगा। फिर इंडिया बहुत नीचे चला जाएगा और ये सारे देश बहुत ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो रियल पिक्चर हमें थोड़ा मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया था और अभी कोरोना के टाइम पे अभी आई थिंक इंडिया ने वापस आगे निकल गया है, लेकिन ये जो लीड है ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। इंडिया बांग्लादेश बिल्कुल बराबर में ही पहुंच गए हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। और आज आप देखिए, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ है ना, उस टाइम पे तो ईस्ट पाकिस्तान था, फिर 1971 का वॉर हुआ, फिर बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया, और आज बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान से 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में पता नहीं कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह के रेडिकलिज्म के फोर्सेस हैं, जिस तरह पे वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कुछ वो नहीं है ना, फंडामेंटलिस्ट इतने सारे हैं, ऑल दीज थिंग्स। ये हमें एक एग्जाम्पल है, हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, जो हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि किस तरह से देश की जो ग्रोथ है, देश का जो डेवलपमेंट है उसको रोकते हैं। इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली काफ़ी सारी समस्याएं हैं, वो हर देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। और पाकिस्तान की स्थिति तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कहा गया है कि भैया चाय कम पियो, है ना। लोगों को, वहाँ के मंत्री जो है, वहाँ की सरकार जो है वो ये कह रही है कि आप चाय कम पीजिए, क्योंकि हमें चाय पीने, आपकी चाय खरीदने के लिए लोन लेके, पैसा लोन लेके हम चाय खरीद रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप चाय कम पियो ताकि हमारे पास में थोड़ा फॉरेन करेंसी बच जाए। ये सिचुएशन, ये स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है। आईएमएफ की अगर मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान यहाँ पे डिफॉल्ट कर जाएगा, बैंकरप्ट आप कह सकते हो एक सेंस में, जहाँ पे वो अपना लोन ही नहीं चुका पा रहा है। ये स्थिति है पाकिस्तान की। तो दिस इज द थिंग। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, है ना, पर कैपिटा इनकम तक हम पहुँच गए। अब आगे हम आते हैं, कुछ ये किया गया है, एक और मैं यहाँ पे थोड़ा एडिशन करूँगा, जो एनसीईआरटी में आपका मेंशन है, जैसे पर्सनल इनकम और ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। दो कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कई बार आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो पर्सनल इनकम क्या है, आपकी जो नेशनल इनकम है उसका वो पार्ट जो लोगों को मिल रहा है, नेशनल इनकम का वो पार्ट जो कि लोगों को मिल रहा है। अब नेशनल इनकम में आप कहोगे सर कौन सा पार्ट लोगों को नहीं मिल रहा है? कॉरपोरेशन, जो कंपनियां जो टैक्स दे रही हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, जैसे इंडिविजुअल होते हैं, है ना, इंडिविजुअल्स की इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। वैसे कंपनियों की इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो कॉरपोरेशन टैक्स है, वो टैक्स के रूप में चला गया, लोगों को तो नहीं मिलेगा। कंपनियों ने कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट लोगों के पास नहीं जा रहा है, तो वो भी नहीं जाएगा पर्सनल इनकम में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पर्सनल इनकम के केस के अंदर कुछ माइनस कर रहे हैं, नेशनल इनकम में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं।
सो नेशनल इनकम में जब ये चीज़ें आप माइनस करोगे, जैसे मैंने आपको बताया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गए, ठीक है ना, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, इन चीज़ों को जब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, या फिर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए, है ना, कोई भी इंटरेस्ट के रूप में जो पेमेंट दिया जा रहा है तो वो भी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इन सब चीज़ों को माइनस करते हो। क्या कुछ एडिशन भी होता है क्या सर? क्या कुछ यहाँ पे एडिशन भी होगा? एडिशन भी होगा। क्या चीज़ एडिशन होगी? लोगों के पास में क्या पहुंचता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट या जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो पेमेंट्स किए जा रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। ये ट्रांसफर पेमेंट कई जगह पे वर्ड आएगा, इसका मतलब है ऐसा पैसा जिसके लिए जो आपको दिया गया है लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, जो आपको मिल गया लेकिन आपको रिटर्न के अंदर कुछ नहीं करना है। वो होते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट में क्या आएगा? गवर्नमेंट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है ना, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कर रही है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है। एनआरआईज हैं, एनआरआईज जो इंडिया में भेजते हैं, तो वो इंटरनेशनल जब हम ट्रेड पढ़ेंगे उस टाइम पे एक ट्रांसफर पेमेंट वर्ड यूज किया जाएगा। तो फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो लोगों को मिल रहे हैं वो प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब है नेशनल इनकम का वो पार्ट जो कि लोगों को, है ना, इंडिविजुअल्स को मिलता है, वो आपका पर्सनल इनकम होता है, ठीक है। अब एक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या ये जो पर्सनल इनकम है ये पूरा आपको बिलोंग कर रहा है? जो आपकी इनकम है, पर्सनल इनकम, मान लीजिए आपकी पर्सनल इनकम लेटर से कि 10 लाख रुपए है सालाना, ठीक है, क्या पूरा का पूरा पैसा आप ही का है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में, क्या पूरा पैसा आपका है या गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह? तो डेफिनेटली पूरा पैसा तो आपका नहीं है। क्यों? इनकम है, इनकम पे टैक्स भी दोगे, कोई फाइन लग गया तो फाइन भी पे करोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, पर्सनल इनकम में से कुछ चीजें क्या होती है, माइनस होती हैं। जैसे कि आपके जो टैक्स पेमेंट हो गए, है ना, पर्सनल टैक्स पेमेंट हो गए, अदर लायबिलिटीज हैं, फाइन्स वगैरह हैं, ये सब चीजें, तो कुछ माइनस होगा। फिर जो पैसा आपका बचेगा उसे हम कह रहे हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या कह रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम का पार्ट है जो कि विच टोटली बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड्स, जो पूरा का पूरा पैसा आपका है, आपकी मर्जी चाहे उसे खर्च करिए, आपकी मर्जी चाहे इन्वेस्ट करिए, आपकी मर्जी चाहे जैसा खर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम नहीं है वो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपकी मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, वहाँ पे मेंशन किए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दिया है। इनको अलग से आप नोट कर लेना, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो हट जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो कॉपी है उसमें नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे। ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, आपका एनएनपी हो गया है। क्या क्या चीज़ें हमने देख ली, एक बार ये देखते हैं और फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने आपका जीडीपी कर लिया है, ठीक है ना, जीडीपी किया है, और जीडीपी के साथ ही हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एनडीपी भी कर लिया है। यहाँ पे हमने ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट भी किया है, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट भी किया है, और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, जो कि बेसिकली एनएनपी ही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जो वर्ड बार बार हम यूज कर रहे थे, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट कॉस्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ना, वो मोबाइल फोन बनाती है। वो फैक्ट्री क्या बनाती है? मोबाइल फोन आपकी वो फैक्ट्री बना रही है, ये फैक्ट्री मोबाइल फोन आपका बनाती है। अब मोबाइल फोन बनाने के लिए जो लागत उसको लग रही है ना, जितना पैसा उसको खर्चा करना पड़ रहा है, अब उसके अंदर उसके कंपोनेंट हो गए, मोबाइल फोन के लिए लेबर चार्ज हो गए, है ना, उसने कहीं से फैक्ट्री ने पैसा लिया होगा, उस पैसे के लिए वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, उस बिल्डिंग का किराया दे रहा है, हर तरीके की कॉस्ट आप इंक्लूड कर लीजिए। वो जो कॉस्ट होगी वो होती है फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि इकोनॉमी की जो इनकम है, इकोनॉमी की जो इनकम है वो दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे, है ना। तो ये दोनों वर्ड हम समझ लेते हैं ताकि आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या हो गई? फैक्ट्री गेट प्राइस या फिर फैक्ट्री प्राइस हो गई। फैक्ट्री गेट प्राइस मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी जो कॉस्ट लगी है, लागत मूल्य लगा है उसको बनाने में, है ना। क्योंकि फैक्ट्री गेट है मतलब वहीं पे फैक्ट्री में बनाने में वो बन के तैयार हुआ है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, इसलिए इसको फैक्ट्री प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन प्राइस ये सब कहते हैं।
ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री प्राइस, ये सब वर्ड यूज किया जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ, सिंपल सी बात यह है। उसमें आपने टैक्स वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं किया है। अब वो मोबाइल फोन बन के तैयार हो गया है ना, फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया, शोरूम पे जाएगा। अब शोरूम पे जो उसकी प्राइस है, ठीक है, ध्यान रखिए, शोरूम पे जो प्राइस है वो उसकी मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मार्केट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि शोरूम वाली जो प्राइस है उस पर क्या लिखा होता है, देखा होगा आपने, किसी भी चीज को देख लीजिए, कोई खाने का पैकेट है, कुछ भी है, उस पर क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होता है? एमआरपी लिखा होता है ना, एमआरपी लिखा होता है। क्या आप एमआरपी से ज्यादा पे करते हो? यस और नो? एमआरपी से ज्यादा आप पेमेंट किया है क्या आपने, या कर देते हो कोई मांग रहा है तो? एमआरपी क्या है? मैक्सिमम जो आपका जो रिटेल प्राइस है जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड हो गया है, आपको अलग से नहीं करना है। मान लीजिए एमआरपी 100 रुपए, कोई आपसे कहता है कि ये तो इतना तो 100 रुपए है, अब इस पे 20 रुपए का टैक्स और लगेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जनरली आप नहीं पे करते हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड हो गए, टैक्सेस इंक्लूड हो गए। कई बार एमआरपी के ऊपर भी पेमेंट करना पड़ जाता है, अगर आप फंस गए हो, ठीक है ना। मुझे याद आ रहा है, व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद एनजीओ, ठीक है, बस्तर रीजन आपने सुना होगा, नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है छत्तीसगढ़ का, एंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे थोड़ा वो इंटीरियर था, एक एनजीओ के साथ हम काम कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ ऐसा रहा कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ उसका एमआरपी से ज़्यादा ही है। तो शुरू शुरू में मैं भी लड़ पड़ा, फिर बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे मतलब है कि अगर आप बाहर से हैं या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ की कमी है तो आपको एमआरपी से ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो कई बार मजबूरी में अगर पेमेंट करना हो तो वो बात अलग है, बट इन जनरल, ठीक है, हम एमआरपी से ऊपर पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे दो चीजें हमने समझी, एक है फैक्टर कॉस्ट, एक है मार्केट कॉस्ट, ठीक है, मार्केट कॉस्ट। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट हो गया किसी भी चीज को बनाने के लिए जो जितना पैसा उसमें लग रहा है वो हो गया। जब हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं। जैसे अभी जीएसटी लगता है ना, जीएसटी लगता है तो हमने जीएसटी जोड़ दिया। अब पेट्रोल डीजल का केस है तो उसमें तो वैट भी लगा रही हैं सरकारें, वो अलग है, उसको भी हम लेंगे। जब हम बजट, फिस्कल पॉलिसी ये सब पढ़ेंगे तो हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, क्या क्या अलग तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी कैसे काम करता है, किस किस पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है, ये गूगल टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो जो मार्केट कॉस्ट है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जोड़ दिया किसके अंदर? फैक्टर कॉस्ट के अंदर। फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ गए, इसका मतलब हो गया कि वो प्राइस जो हमें मार्केट में मिल रही है। तो ये दो तरह से हो गया हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, या फिर कह लीजिए फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है इन दोनों पे ही हो सकता है, या तो फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है या फिर मार्केट कॉस्ट पे हो सकता है, इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आगे ये वर्ड्स यूज में आएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। इसी तरह से इनकम का जो कैलकुलेशन है, जो जीडीपी का हम कैलकुलेशन कर रहे थे, उसको भी दो तरह से इन्होंने बताया है। ये कह रहे हैं दो तरह की प्राइसेस से हम इनकम को डिराइव करते हैं, दो तरह की प्राइसेस से। कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। एक बेसिक में छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे दूंगा। मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, और ये 2022 है, और यहां पे हम बात करते हैं 2015। 2015 में एक देश है, उसकी जो जीडीपी की वैल्यू है, क्या है, जीडीपी की जो वैल्यू है ये यहाँ पे 100 रुपए है। क्या है? जीडीपी की वैल्यू 100 रुपए है, और ये बढ़ती गई और अभी ये जीडीपी की वैल्यू 200 रुपए हो गई है। जीडीपी की वैल्यू 200 रुपए हो गई है, ठीक है ना। ये 100 रुपए से बढ़ के आपका 200 रुपए हो गए। तो जीडीपी बढ़ रही है, मतलब क्या होता है, टोटल आउटपुट बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का क्या मतलब है, टोटल जो आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू है जीडीपी, ठीक है ना। टोटल आउटपुट की मार्केट वैल्यू है जीडीपी। अब यहाँ पे बढ़ रही है तो ये लोग क्या बड़े खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, चलो जीडीपी बढ़ रही है, चलिए हम बहुत खुश होते हैं, क्लियर। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो इसकी जीडीपी है, मान लीजिए 10 मैगी के पैकेट थे, 10 मैगी के पैकेट ये बना रहा था, कितने बना रहा था, 10 मैगी के पैकेट्स। एक मैगी के पैकेट की जो प्राइस थी करंट जो प्राइस 2015 में जो उसकी प्राइस थी, करंट ईयर जो प्राइस थी वो 10 रुपए थी। तो हमने यही तो देखा कि जो टोटल आउटपुट होता है आपका, इस केस में 10 मैगी के पैकेट है, उसकी मार्केट वैल्यू आपकी जीडीपी होती है। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 ये 100 आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे जाता है, यहाँ पे 200 जो हमें मिल रहा है, तो इस केस में क्या हो सकता है,
इस केस में हो सकता है एक तो ये केस बन सकता है कि 10 मैगी के पैकेट हैं, वो क्या 20 मैगी के पैकेट बना रहा है और 10 रुपए एक मैगी के पैकेट की प्राइस है, तो आप कहोगे अरे भाई तो कमाल हो गया, मतलब प्रोडक्शन आपने डबल ही कर दिया। दूसरा केस ये भी तो बन सकता है कि 10 ही मैगी के पैकेट बना रहा हो और प्राइस 20 रुपए हो गई हो। ये 20 रुपए क्या हो गया हो, करंट ईयर प्राइस हो गया हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो होता है ना, महंगाई तो हर साल बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ रही है। अब ये 10 रुपए का पैकेट था, ये बढ़ते बढ़ते 20 रुपए तक पहुंच गया, 20 रुपए तक पहुंच गया। और वाकई में हुआ क्या कि इकोनॉमी का आउटपुट तो बढ़ा नहीं, पहले भी 10 पैकेट ही बन रहे थे, अभी भी 10 पैकेट ही बन रहे हैं, तो फिर हम खुश क्यों हो? क्या हो सकता है कि कम भी हो जाए? क्लियर? तो हमें क्या है, रियल पिक्चर, वास्तविक जो पिक्चर है वो पता नहीं चल रही है। गेटिंग दिस? हमें क्या है, वास्तविक पिक्चर पता नहीं चल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इनकम है या जो जीडीपी है, जीडीपी का जो कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, टोटल आउटपुट की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू। टोटल जो आउटपुट है जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, टोटल आउटपुट है, इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसकी मार्केट प्राइस आप कैलकुलेट करोगे, है ना? तो अगर आप इस टोटल आउटपुट को, जो प्रेजेंट ईयर का टोटल आउटपुट है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, करंट ईयर प्राइस से, वर्तमान में जो प्राइस लेवल है करंट प्राइस से, तो हमें जो जीडीपी मिलता है करंट ईयर प्राइस पे, उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। अगर आपने करंट ईयर जो प्रोडक्शन है उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बेस ईयर प्राइस से, बेस ईयर प्राइस से। बेस ईयर प्राइस मतलब आपने एक साल यहां पे डिसाइड कर लिया कि हर साल जो है दो तरह की जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो उस साल जो प्राइसेस हैं वो तो हम करेंगे ही, एक हमने मान लिया बेस ईयर, मान लीजिए यहाँ पे 2011-12 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसको हमने बेस ईयर मान लिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम आज का जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2011-12 में जो प्राइस लेवल था उससे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो जीडीपी आती है वो हम कहलाती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या कहलाती है? रियल जीडीपी। इसमें कंफ्यूजन? किसी बच्चे को कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं, ये पता चल गया ना? क्योंकि हमें रियल पिक्चर पता चले। जैसे वो मैगी वाला एग्जांपल था, आप खुश हो रहे थे 200 हो गया 200 हो गया, लेकिन वास्तव में तो कुछ हुआ ही नहीं। 10 पैकेट पहले बन रहे थे, 10 अभी बन रहे हैं। ज्यादा क्यों दिखा दिया? ज्यादा इसलिए दिखा दिया कि चीजों की कीमतों में वृद्धि हो गई, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन आपका हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो इनकम को डिराइव करते हैं, दो प्राइसेस से डिराइव करते हैं। एक तो होता है करंट ईयर प्राइस, जो आज के टाइम पे वर्तमान में जो चीजों का मूल्य प्राइस है, दिस इज द करंट ईयर प्राइस। एंड द कांस्टेंट जो प्राइस होती है वो बेस ईयर पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो कांस्टेंट प्राइस लेवल होता है ये बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया का जो प्रेजेंट बेस ईयर है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए वो 2011-12 है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर पूछे जाते हैं। 2011-12 से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ये रियल जीडीपी। वापस में एक बार आपको बता देता हूं, आपने जीडीपी का कैलकुलेशन किया, कैसे किया? जो टोटल आउटपुट था उसको आज की तारीख में जो प्राइसेस हैं उससे कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास जो जीडीपी आ रही है वो आ रही है नॉमिनल जीडीपी। अगर आपने आज के तारीख का जो प्रोडक्शन है उसको आपने बेस ईयर की जो प्राइसेस हैं, जो कि 2011-12 में जो प्राइस लेवल था उससे आपने कैलकुलेट किया, तो जो जीडीपी आ रही है वो आ रही है रियल जीडीपी। और इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है? इन दोनों में अंतर हमें इन्फ्लेशन का ही तो मिल रहा है, महंगाई का ही तो पता चल रहा है। तो अगर इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। वैसे हम इन्फ्लेशन में इसको पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, जीडीपी डिफ्लेटर भी कहलाता है। इसे लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में वापस ये चीज आएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए, रियल जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए, दोनों चीजें। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां लिखा आएगा रियल जीडीपी, है ना? रियल जीडीपी फिगर जो है इतना बड़ा है, रियल जीडीपी दिखा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी क्यों लिख रहा है। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर आपका, क्योंकि असली ग्रोथ तो रियल जीडीपी की ही है ना, तभी तो रियल जीडीपी लिख रहा है। अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लिख देगा तो फिर तो गवर्नमेंट कहेगी कि चलो जितनी महंगाई होगी उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, बहुत ही अच्छी बात है। समझ रहे हैं? तो दैट डेफिनेटली वॉन्ट बी मेकिंग एनी सेंस, है ना? वो तो एकदम बेतुकी सी बात हो जाएगी, केवल महंगाई बढ़ने से आपका बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमेशा आप देखोगे जो कंपैरिजन हो रहे हैं वो रियल जीडीपी ग्रोथ पे हो रहा है। जो अभी शुरुआती दौर में हमने जो ग्रोथ यहाँ पे देखी थी, जो आपको ये ग्रोथ के डेटा मैंने आपको दिखाए थे,
ये जो ग्रोथ के डेटा आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये रियल जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। आई होप ये आपके विजिबल है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसको देखिए, ये कौन सी है, कांस्टेंट प्राइस जो थी 2011-12 की जो प्राइसेस थी, उस पे आपने जीडीपी को कैलकुलेट किया है पर्टिकुलर ईयर की, ठीक है। और यही जीडीपी तो कहलाती है रियल जीडीपी। क्या कहलाती है, रियल जीडीपी। तो ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो रियल जीडीपी का आ रहा है, नॉमिनल जीडीपी के डेटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो और ज्यादा दिखाएगा। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। कहाँ पे हम आ गए हैं, ये तो ये प्राइसेस हैं, कांस्टेंट करंट प्राइस पे क्या कैलकुलेशन हो रही है, क्यों हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखा। नॉमिनल रियल जीडीपी को ध्यान रखिए, और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइसेस की हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अभी आपका टाइम काफ़ी हो गया है, सो आई विल ट्राई टू रैप अप दिस सेशन, ठीक है ना। अभी हम ये रिवाइज्ड मेथड फिर हम कल वाली क्लास में लेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2015 से कुछ चीज़ों को चेंज किया है, जैसे बेस ईयर को चेंज कर दिया इन्होंने, है ना, और कैलकुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। पहले फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन कर रहे थे, क्लियर, पहले फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेशन हो रहा था, और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस का मतलब आपको समझ आया। अब ये जो रिवाइज्ड मेथड है ये हम कल लेंगे, इसको कल ऐड करेंगे, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कल हम ऐड करेंगे, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे। सो इन टुमारोज क्लास विल बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और इस पे क्वेश्चन भी था आपका, ये जो रिवाइज्ड मेथड है इस पे मेंस में क्वेश्चन था, आईएएस मेंस में क्वेश्चन था। आई थिंक 2020 का पेपर है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही सब चीज़ें आपको लिखनी थी। तो रिवाइज्ड मेथड हम कल लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम यहाँ पे हो चुका है। फॉर नाउ वी आर रैपिंग अप दिस सेशन के जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाते हैं। जो नए बच्चे हैं, मेक श्योर कि आप जो इसके पहले की जो 2 क्लासें हैं वो भी देख लें, क्लासों के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और सेशन की पीडीएफ भी यहाँ मिल जाएगी, ये टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, इसको नाम डाल के आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा जो और फ्री क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, उसके लिए भी यहाँ जुड़ सकते हैं। एक आपकी 8 बजे क्लास होती है, शाम को 8 बजे इसी चैनल पे क्लास होती है, जिसे हम कहते हैं डेली न्यूज एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर स्टडी, ठीक है ना। आपको पढ़ने में मजा आने लग जाएगा, जैसे होता है ना किसी को खेलना अच्छा लग रहा है, तो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। तो ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम करंट एस्पेक्ट चर्चा करते हैं, सारे टॉपिक लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के हैं तो इकोनॉमी, पॉलिटी है, आईआर है, वो सब हम ले रहे हैं, क्लियर। जैसे अभी एक इशू आपका चल रहा था, नुपुर शर्मा केस को लेकर चल रहा है, तो वो हेट स्पीच के लिए इंडिया में क्या लॉ है, कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी चर्चा आपकी शाम को 8 बजे वाली इस क्लास में होगी। अभी के लिए हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बहुत ही अच्छे इंटेंस अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हैं, टारगेटेड वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ। यहाँ पे मिल रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको, और सबसे अच्छी बात है एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, जितने भी एजुकेटर हैं, जो भी कोर्सेज है, सब आपके लिए फ्री हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो कॉम्बो में जीएस और ऑप्शनल भी दोनों इंक्लूड हो जाएगा, केवल अगर आप जीएस ले रहे हो तो उसकी ये फीस है। तो सब्सक्रिप्शन के लिंक्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करना है, ठीक है। जैसे आपने 1 साल का किया, देन पुट दिस कोड आरबी लाइव, तो आपका जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग दिस पर्सनलाइज गाइडेंस ऑल्सो। दैट्स वाई वेन एवर यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन, मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड आरबी लाइव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं, और आपके जीएस के लिए नए बैचेस 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो 2023 और 24 वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आपके जो 22 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें एनरोल करके सिलेबस आप पूरा कर सकते हो। तो इनकी कोई अलग फीस नहीं है, वो सब एक ही में इंक्लूड है। केवल ऑप्शनल की ये फीस है, और ऑप्शनल भी काफ़ी सारे नए स्टार्ट हो रहे हैं, आप जा सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से आपकी टीम बनाई गई है, 0% EMI ऑप्शन आपको मिलता है। और कल आपका जो है संडे को सुबह 11 बजे ये टेस्ट रहेगा, कॉम्बैट रहेगा, और कैसे पार्टिसिपेट करना है लिंक आपका टेलीग्राम पे भी रहेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए, फ्री टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ करेंगे आरबी लाइव।
सो दिस इज़ ऑल। अनअकैडमी की जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है करंट अफेयर का वो आर्टिकुलेट मैगजीन में आ रहा है, जिसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऑफलाइन स्टोर्स पे प्राप्त कर सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क। So all the very best guys, okay, and have a great day.